हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट। वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। और ये चैनल है आपके लिए, यस, आईसीएससी स्टूडेंट्स के लिए एक्सक्लूसिव चैनल है। हम किसी भी और बोर्ड के लिए कंटेंट नहीं बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आईसीएससी बोर्ड के लिए है। आपके ही लेसन कंटेंट्स और आपके लिए ही सारे नोट्स, वो भी यहीं पर। तो चलिए, आज का टॉपिक है क्लास 9th का चैप्टर प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप पूछेंगे सर ये प्रेशर है क्या? तो मैं कहूँगा कि क्या तुमने ट्रैक्टर के टायर्स को देखा है? तुम कहोगे सर ट्रैक्टर और प्रेशर। हाँ भाई, अभी मैं बताता हूँ। तो आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर के जो पीछे वाले टायर्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं, बहुत चौड़े होते हैं ना। पर वो ट्रैक्टर क्या होता है, खेतों में भी चल लेता है, फंसता नहीं है। हाँ, खेत में कितने कीचड़ होता है, मट्टी होती है, गीली पानी होता है वहाँ पर, फिर भी चले जाता है। तो प्रेशर, सर प्रेशर आया कहाँ? प्रेशर आया ना, अभी बताता हूँ। तो क्योंकि टायर की एरिया ज़्यादा थी, टायर में ग्रूव्स बने हुए थे, तो वह ग्राउंड पे कम प्रेशर लगा रहे थे। नतीजा ग्राउंड में क्या हो रहे थे, टायर्स फंस नहीं रहे थे। हाँ, आपने ट्रक्स को देखा होगा और ट्रक्स के पीछे के टायरों को देखा होगा। चार चार, यस, दो दो टायर्स एक साथ लगे होते हैं। हाँ, चार चार के टायर्स एक साथ लगे होते हैं। कुछ ट्रक तो मैंने 10 चक्का, हाँ हाँ भाई, 10 टायर्स एट अ टाइम लगे हुए हैं। तो जितने टायर्स इंक्रीज होंगे, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और एरिया इंक्रीज होने से ट्रक्स क्या होंगी, जमीन में धंसेंगी नहीं, उनमें स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो प्रेशर इज थ्रस्ट पर यूनिट। हाँ भाई, अब तुम बोलोगे सर थ्रस्ट क्या होता है? आओ, फोर्स तो आप जानते हैं, एनी एक्सटर्नल पुल और पुश को कहते हैं फोर्स। बट अगर हम क्या करें, जरा इस पेन को देखें। अगर इस पेन को हम परपेंडिकुलरली, यस, 90 डिग्री पे क्या करें, किसी एक पॉइंट पर क्या करें, प्रेस करें। परपेंडिकुलर होना चाहिए, याद रखिएगा, मतलब 90 डिग्री पे होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। तो उस फोर्स को कहते हैं थ्रस्ट। हाँ, तो थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट वो फोर्स है जो किसी सरफेस पे लगाया गया है, किसी सरफेस पे लगाया गया है। और डायरेक्शन क्या होना चाहिए? डायरेक्शन होना चाहिए नॉर्मल, या हम कह सकते हैं 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर। उसको कहते हैं हम लोग थ्रस्ट। एक तरह से थ्रस्ट किसके बराबर होता है? वेट ऑफ द बॉडी। और वेट ऑफ बॉडी तो आप जानते हैं, पुल विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स इट। तो थ्रस्ट अगर आपको पता चल गया, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब आप पूछेंगे सर वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें वैल्यू होती है, अर्थात न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और उसमें डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। क्या आप मुझे, यस, आप मुझे कोई दो वेक्टर क्वांटिटीज का एग्जांपल दे सकते हैं? मैं आपको एक और दे सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। आप मुझे क्या दो वेक्टर क्वांटिटीज बताएंगे? हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी, मेरे राइजिंग स्टार्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ट्राई करिएगा, आता है तो ज़रूर बताइएगा दो वेक्टर क्वांटिटीज। तो थ्रस्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और इसमें डायरेक्शन भी होता है, और डायरेक्शन मैंने बता दिया डाउनवर्ड, क्योंकि ये वेट ऑफ द बॉडी के बराबर होता है। तो अगर मैं थ्रस्ट के यूनिट की बात करूं तो थ्रस्ट का यूनिट वही होगा जो फोर्स का होगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स ही है जो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका एसआई यूनिट हो जाएगा न्यूटन, और इसका सीजीएस यूनिट हो जाएगा डाइन। अब आप पूछेंगे रिलेशन क्या है डाइन और न्यूटन में? तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। हाँ, अब इसका कोई और यूनिट भी हो सकता है। हाँ, इसके ग्रेविटेशनल यूनिट भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था वेट ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है, और वेट किस पे डिपेंड करता है? पुल ऑफ द ग्रेविटी पे। तो इसका एमकेएस सिस्टम में यूनिट हो जाएगा किलोग्राम फोर्स, और इसी को सीजीएस में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा ग्राम फोर्स। तो इस तरह से किलोग्राम फोर्स में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और 1 किलोग्राम फोर्स को अगर न्यूटन में कन्वर्ट करना हो तो कितने के बराबर होगा? 1 किलोग्राम फोर्स 9.8 न्यूटन के बराबर है, और 1 ग्राम फोर्स कितने के बराबर है? 989।
चलिए, ये तो हो गई कुछ सिंपल चीजें, आपको हेल्प करेंगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी। ठीक है, अब आते हैं प्रेशर की बात फिर से करते हैं। तो प्रेशर इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, या सिंपली थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया। अगर आप फॉर्मूले में बात करेंगे तो मैं कह दूंगा कि प्रेशर जो है थ्रस्ट को एरिया से डिवाइड कर दो, बस जो आंसर आएगा वो कहलाएगा प्रेशर। अब प्रेशर कैसी क्वांटिटी है? तो प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है। क्या मतलब है? इसमें डायरेक्शन नहीं, इट इज अ डायरेक्शनलेस क्वांटिटी। अब आता है यूनिट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर की यूनिट मत याद करो, पहले प्रेशर के इस फॉर्मूले को देखो। तो प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। हम थ्रस्ट को मेजर करते हैं न्यूटन में, और एरिया का एसआई यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? न्यूटन पर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पर के लिए या तो आप -2 लगा दीजिए पावर में, या स्लैश लगा करके स्क्वायर का साइन लगा तो भी हो जाएगा। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को कहते हैं प्रेशर का यूनिट। इसका एक और नाम भी है जी, इसका नाम है पास्कल। ब्लैस पास्कल नाम के एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। इन्होंने कंप्यूटर पे बहुत सारे काम किए हैं। कंप्यूटर्स की जो आज हम लैंग्वेजेस देख रहे हैं उनमें से बहुत सारा काम किया, उन्हीं के नाम से रखा गया पास्कल। सिंबल है पा। पा, अगर अपने पापा को बुलाते हैं तो याद करिएगा पापा प्रेशर, अब तो याद रखेंगे पा प्रेशर। ठीक है, अब आता है डेफिनेशन कैसे याद करेंगे। अब मुझे इस पास्कल की डेफिनेशन याद करनी है। तो ये रहा पास्कल की डेफिनेशन, 1 पास्कल। ये रहा 1 पास्कल आपके पास। 1 पास्कल किसके बराबर है? 1 पास्कल इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ सरफेस ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। एरिया कितनी है इसमें? 1 मीटर स्क्वायर एंड फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। और फोर्स कितना है? फोर्स मतलब थ्रस्ट कितना है? 1 न्यूटन, वो भी नॉर्मली, मतलब परपेंडिकुलर। तो अगर कहीं पे फोर्स 1 न्यूटन का है, एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो वहां के प्रेशर की वैल्यू होगी 1 पा। 1 पा। चलो, अब इसी का सीजीएस यूनिट जान लें तो क्या हो जाएगा? तो सीजीएस यूनिट हो जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ भाई, क्यों? क्योंकि फोर्स का सीजीएस यूनिट हो जाएगा डाइन, और इस एरिया का सीजीएस यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप कर देंगे डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कोई और यूनिट भी है क्या प्रेशर का? हाँ, मैं आपको ढेर सारे यूनिट बताऊंगा अदर देन दी एसआई यूनिट। ये तो एसआई यूनिट है पा, जो आपको ध्यान रखना है। कुछ और भी यूनिट्स हैं जिसमें प्रेशर को मेजर किया जा सकता है। जैसे अदर यूनिट्स में प्रेशर का बार भी यूनिट्स आता है, मिली बार भी होता है। चलिए पहले बताते हैं बार क्या होता है। बार की वैल्यू होती है 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप इसको 10 टू द पावर 5 पा बोल सकते हैं। पा याद होगा, पास्कल। और या तो आप मिली बार में मेजर कर सकते हैं, और 1 मिली बार की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -3 बार, या और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 10 टू द पावर 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर, या 100 पा। चलिए, और कुछ और भी यूनिट्स है टॉर, जैसे टॉर। टॉर्सली नाम के एक महान साइंटिस्ट ने बैरोमीटर में इन्वेंशन किया था, मर्करी बैरोमीटर को। तो उसी से निकला है टॉर, टॉर्सली जी के। तो टॉर किसके बराबर है? 1 टॉर 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के बराबर है। मर्करी का 1 मीटर की हाइट को कहते हैं। और या तो एक और भी है हमारे पास यूनिट, एन एटमॉस्फेयर, ये भी एक यूनिट है। देखिए कितने सारे यूनिट हैं प्रेशर के। इनका यूजेस अलग अलग जगह हैं। सॉलिड्स में तो आप पा लगा सकते हैं, लिक्विड्स में आप बार लगा सकते हैं, लिक्विड्स में टॉर लगा सकते हैं। तो 1 एटमॉस्फेयर इज 760 टॉर के बराबर है। तो एक एटमॉस्फेयर 760 टॉर के बराबर है, जिसकी वैल्यू हो सकती है 70.76 ऑफ मरकरी, या इसकी वैल्यू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पा के बराबर भी। तो एक तरह से एटमॉस्फेयर टॉर के भी बराबर है, मरकरी की हाइट के भी बराबर है, और पा के भी बराबर है। तो ये सब यूनिट्स हैं। अब आता है क्वेश्चन कि प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? तो दो चीज पे डिपेंड करता है।
एरिया पे डिपेंड करता है और थ्रस्ट पे डिपेंड करता है। हाँ भाई, यही तो फॉर्मूला था कि थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो अब एरिया पे कैसे डिपेंड करता है? एरिया पे इनवर्सली डिपेंड करता है। क्या मतलब है? प्रेशर इज इनवर्सली डिपेंडेंट अपॉन एरिया। ये रहा इनवर्स का सिंबल। इसका मतलब है प्रेशर कम होगा अगर एरिया। हाँ भाई, अभी तो एग्जांपल दिया। जितनी भी बड़ी बिल्डिंग्स होती है उनका बेस, उनका फाउंडेशन बहुत चौड़ा होता है, तभी तो बिल्डिंग का क्या कर पाती है, प्रेशर ग्राउंड सह पाता है। हाँ, आप अपनी बिल्डिंग को भी ध्यान दीजिएगा। हाँ, जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हैं या आप कोई हाई राइजिंग बिल्डिंग में रह रहे हैं या बड़ी सोसाइटी में रह रहे हैं, तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, नीचे के सरफेस को, बिल्डिंग को क्या किया गया है, स्ट्रेट अवे ऊपर ले जाएगा। हाँ, आपने बुर्ज खलीफा देखा होगा। नहीं देखा है बुर्ज खलीफा तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। ऊपर आकर के क्या हो जाता है, पॉइंटेड हो जाता है। समझ गया ना? तो बेस क्या कर दिया गया है, चौड़ा रख दिया गया है, ब्रॉड रखा गया है, तो सरफेस एरिया बड़ा कर दिया है। कभी आपने सोचा है कि जब आप स्नो में लोग जाते हुए को देखा होगा, जो स्नो क्लाइंब कर रहे होते हैं, वो ब्रॉड शूज या स्नो स्केट्स में, तो रीज़न वही है, स्नो स्केट की सरफेस एरिया ज़्यादा होती है और स्नो बहुत सॉफ्ट होती है, वहाँ पैर धंसेगा नहीं, आप आराम से क्या कर पाएंगे, स्केट्स कर पाएंगे। तो सरफेस एरिया इंक्रीज कर दो। कुछ और एग्जांपल दूँ, लाइव एग्जांपल दूँ। हाँ, कुछ गर्ल्स क्या कर रही होती हैं, एकदम पेंसिल टिप वाले, हाँ, या कहें पेंसिल हील वाले सैंडल्स पहन लेती हैं। अगर उनको दौड़ने के लिए कहा जाए तो हाँ, नहीं दौड़ पाएंगी, पक्का गिर जाएंगी। हाँ, या तो वो सैंडल टूट जाएगा। तो रीज़न क्या है? सिंपल सा रीज़न है कि सरफेस एरिया कम है। जब सरफेस एरिया कम होगी तो प्रेशर ग्राउंड पे ज़्यादा पड़ेगा। तो ग्राउंड पे क्या होगा, वो पड़ेगा, तो अगर वो सॉफ्ट ग्राउंड पे चलेंगे तो हो सकता है उनके सैंडल्स फंस जाएं। समझ गए ना? इसीलिए हम लोग फ्लैट स्लीपर्स या फ्लैट वाले स्लीपर्स जिसमें हील नहीं होते हैं, उसमें ज़्यादा कंफर्ट महसूस, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। तो एरिया, हाँ, एरिया क्या करती है, अगर इंक्रीज कर दिया जाएगा तो प्रेशर अपने आप क्या पड़ने लगेगा, कम पड़ने लगेगा। और इसका उल्टा कर दो। हाँ, कॉमन लाइफ का एग्जांपल दूँ तो आपने आपने पिन देखा होगा। हाँ, आपकी जो स्कूल के नोटिस बोर्ड्स में पिन लगी होती है, बोर्ड पिन जिसे कहते हैं, वो आगे से बहुत क्या होती है, थिन होती हैं, पीछे से क्या होती है, थिक होती है, जहाँ से आप क्या करते हो, प्रेस कर देते हो बोर्ड पे। यूज़ किया है बोर्ड में पिन्स, कितनी आसानी से बोर्ड की पिन्स अंदर चले जाती हैं। वही आयरन नेल में भी ऐसा ही होता है, आगे से बहुत शार्प होते हैं और पीछे से कैप बना होता है। हैमर मारते हैं, क्या होता है, शार्पन पॉइंट क्या होता है, वुड में आराम से चला जाता है। तो रीज़न वही है, एरिया रिड्यूस कर दिया, एरिया रिड्यूस करते ही क्या हो गया, प्रेशर इंक्रीज। हाँ, दूसरा एग्जांपल दूँ। हाँ, आपके घर में जरूर से नाइफ आपने देखी होगी। हाँ, चाकू, नाइफ, जिससे मम्मी सब्जी काट रही हैं, तो आपने देखा होगा एक एरिया, एक पोर्शन उसका शार्प है और एक पोर्शन ब्लंट एरिया है। हाँ, शार्प पोर्शन को जैसे ही वेजिटेबल्स में लगाते हैं, क्योंकि इसकी सरफेस एरिया कम है, वेजिटेबल्स कट जाते हैं। कभी ब्लंट एरिया से कोशिश किया है वेजिटेबल कट करने का? हाँ, उल्टी साइड से कोशिश करके देखिएगा, आपको बहुत मेहनत लगेगी या बहुत मुश्किल होगा आपको वेजिटेबल कट करने के लिए। ट्राई करिएगा। हाँ, प्लीज़ सावधानी से। हाँ, ये नहीं है कि आप अपने हाथ को कट कर जाएं, ठीक है? तो एरिया और प्रेशर का क्या रिलेशन है, इनवर्स। अब आता है किस पे और प्रेशर डिपेंड करता है, ट्रस्ट पे भी डिपेंड करता है। ट्रस्ट मतलब फोर्स दैट इज परपेंडिकुलर। तो फोर्स पे कैसे डिपेंड करता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। क्या मतलब है, अगर आपने थ्रस्ट इंक्रीज किया, फोर्स इंक्रीज किया, कोई ज़्यादा जोर से क्या करेगा, ताकत से क्या करेगा, प्रेस करेगा, फोर्स लगाएगा, तो ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो डायरेक्ट रिलेशन है फोर्स के साथ। आइए जाने कि कैसे हम प्रेशर को बढ़ा सकते हैं और कैसे प्रेशर को घटा सकते हैं। ज़रा स्क्रीन पर आप एक इमेज देखिए। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक आयरन नेल रखा हुआ। हाँ भाई, ये है आयरन नेल, एक कील साधारण सी, देखिए इसका पॉइंटेड एंड देख लीजिए आप ध्यान से, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ ये हेल्प करेगा प्रेशर को इंक्रीज करने में। क्यों? पॉइंटेड एंड है और ये देखिए इसका हेड देखिए, हाँ, सर्कुलर हेड है, फ्लैट हेड है, ठीक है। तो एरिया ऑफ कैसे प्रेशर इंक्रीज कर सकते हैं, प्रेशर इंक्रीज करने का तरीका क्या है, प्रेशर इंक्रीज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा,
रिड्यूस द एरिया करनी, क्योंकि एरिया और प्रेशर में, हाँ ठीक है। एग्जाम्पल, टिप ऑफ अ नेल या पिन, चाहे पिन हो चाहे नेल हो, दोनों के टिप कैसे होते हैं? पॉइंटेड होते हैं, हाँ बहुत शार्पेंड पॉइंट होते हैं। जितना ज़्यादा शार्प पॉइंट होगा उतना इजीली क्या हो जाएगा वो, हाँ कम प्रेशर पे क्या हो जाएगा, चीज़ों के अंदर चला पियर्स कर जाएगा। और प्रेशर का इंक्रीज करना हो तो, सॉरी प्रेशर डिक्रीज करना हो तो ये रही। सर ये तो रेल की पटरियाँ हैं, पर आप पटरी देख रहे हैं, ये वुड स्लीपर्स नहीं देख रहे हैं, ये वुड स्लीपर्स। जैसे आप पैरों में स्लीपर्स पहनते हैं वैसे रेलगाड़ी भी चप्पल पहनती है, हाँ स्लीपर्स, ये वुडन स्लीपर्स हैं। आजकल आप देखेंगे सीमेंटेड भी आ रहे हैं। ये जो रेल के ट्रैक्स हैं, यस इनके नीचे हैं। अभी बताइए, ये ट्रैक्स की सरफेस एरिया इंक्रीज कर, तो एरिया इंक्रीज करने से प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसीलिए रेलगाड़ी नीचे नहीं धंसती है। रेल बहुत भारी होती है, हाँ वेरी वेरी हैवी। तो क्या करना है, तो अगर हम चाहते हैं प्रेशर रिड्यूस करना चाहते हैं तो इंक्रीज दी सरफेस एरिया कर देंगे। एग्जांपल हो जाएगा वुडन स्लीपर्स का। तो वुडन स्लीपर्स आर प्लेस्ड बिलो दी रेलवे ट्रैक। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये दो रेलवे ट्रैक हैं और नीचे आप देख पा रहे हैं वुडन, हाँ वुडन ट्रैक्स हो। और आजकल मैंने कहा आजकल कॉन्क्रीट के ट्रैक्स भी आ रहे हैं। तो कुछ और एग्जांपल दे सकते हैं आप मुझे? हाँ, आपके लाइफ में आप कहाँ प्रेशर रिड्यूस और इंक्रीज करते हैं? शूज़ का, स्लीपर्स का तो मैंने एग्जांपल दे दिया। आपके बैग की बात करता हूँ, नहीं सोचा था आपने कभी? तो अपने आसपास देखिए, हर जगह आपको साइंस और इसके प्रिंसिपल्स नज़र आएंगे। आपको सच में साइंस से प्यार हो जाएगा अगर आप सच में इसको क्या करेंगे, अपने रियल लाइफ से कोरिलेट करेंगे। चलो बैग में कहाँ होता है? आपके जो बैग टंगाते हैं आप, जब बैग को आप टंगाते हैं, तो अगर आपकी बैग की स्ट्रिप चौड़ी है, यहाँ से चेक करिएगा प्लीज़। आप जिसको बैग को हैवी से हैवी बैग में टंगा लीजिए, अगर स्ट्रिप चौड़ी होगी तो आपको बैग का वेट कम लगे, क्योंकि उसकी सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगी, तो कंधों पे प्रेशर कम पड़ेगा। और अगर थिन स्ट्रिप वाला बैग होगा, बैग की जो स्ट्रिप होती है ना, बैग आप ऐसे करके कंधे पे ले लेते हो ना, तो अगर स्ट्रिप पतली होगी तो आपको बैग भारी लगेगा, क्योंकि सरफेस एरिया कम है, ज़्यादा दबाएगा। हाँ, अब ध्यान से सोचिएगा मेरी बात को। तो ये है प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज करने, सरफेस एरिया से ध्यान दे दे। आइए, अब तक तो प्रेशर जो बात किया था वो हर जगह की बात करते, पर ये प्रेशर जो बात करेंगे वो फ्लूइड्स के प्रेशर की। अरे फ्लूइड्स क्या होता है? वो चीज़ जो फ्लो करे। तो हम सॉलिड्स की बात नहीं कर रहे हैं इस बार। अब हम बात कर रहे हैं वो चीज़ जो फ्लो कर सके, और गैसेस और लिक्विड्स फ्लो करती हैं, इसीलिए इनको फ्लूइड्स कहते हैं। बट एक बेसिक फंडा है, दे फ्लो फ्रॉम लिक्विड की बात करें फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हाँ भाई, नदी पहाड़ों से निकलकर ज़मीन तक आती है, और ज़मीन से, यस प्लेन से नदियों तक चली जाती है, समुद्र तक चली जाती है। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जबकि गैसेस क्या करते हैं? फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है ना? आइए, सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज फ्लूइड। और सॉलिड की बात करें, जब सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड अपना प्रेशर, अपना वेट कहाँ लगाता है? अपने जहाँ पर वो पड़ जाता है। सोचिए, एक बड़ा सा वजनी सा पत्थर है, आपके हाथ में रख दिया जाए। चलो आपके हाथ में रख देते हैं एक बड़ा सा भारी सा पत्थर, आप ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाओगे। हाँ सच में, कभी ट्राई करके देना, कुछ सेकंड के लिए तो उठा लोगे। क्या कहते हो, ट्राई करके देखना चाहते हो? हाँ, करके एक्सपेरिमेंट मुझे बताना। आप ज़्यादा देर तक नहीं होल्ड कर पाओगे बिकॉज ऑफ, सच में। तो सॉलिड क्या करता है? अपने वेट की वजह से प्रेशर क्रिएट करता है। फ्लूइड क्या करता है? वो प्रेशर ही वेट की वजह से करता है, बट फ्लूइड का प्रेशर थ्रू आउट दी बॉडी। सॉलिड का प्रेशर कहाँ होता है? ऑन दी सरफेस होता है, ठीक है? कहाँ होता है? जिस सरफेस में उसको प्लेस करते थे वहां जाके सरफेस को दबा देता है। और फ्लूइड कहाँ करता है? जिस वेसल में रखा गया है उसके ऑल पॉइंट्स पे, ध्यान से सुनिएगा, उसके ऑल पॉइंट्स पे पूरे एंटायरली फ्लूइड अपना प्रेशर एक्सर्ट करता है। एक एग्जांपल दूं, एक बैलून ले लीजिए, हाँ गुब्बारा, बैलून ले लीजिए, गुब्बारा जिसे हम बोलते हैं। तो में आप क्या करिए, पानी भर दीजिए, हाँ एक बैलून, और उसको कोशिश करिए कि कोई ऐसी पिन हो जो एकदम, सोचिए, हाँ बहुत स्लाइड सा होल कर सकते हैं, और स्लाइड सा छोटा सा, इतना बड़ा मत करेंगे ना फट जाएगा। और चारों दिशा में होल करके देखिए, आपको दिखेगा कि वाटर कम्स अप फ्रॉम दी पोर्स इक्वली। तो उसके क्या हो रहा है? इक्वली हर तरफ क्या कर रहा है? वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है फ्लूइड।
सॉलिड ऐसा नहीं करता है, सॉलिड तो जहाँ उसका वेट पड़ता है वहाँ अपना पूरा प्रेशर एग्जर्ट करता है। ये ज़रा डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में आपको समझ में आ रहा होगा कि जो सबसे नीचे वाला, हाँ, जो होल है, सबसे दूर तक पानी इसमें फैल के जा रहा है। तो क्या पता चल रहा है कि प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ। जितना आप लोअर जाएंगे प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। दिख रहा है साफ साफ। और इसमें क्या दिख रहा है, प्रेशर इज इक्वली, यस, प्रेशर देखिए, उसको प्रेस करने से, इस प्लंजर को प्रेस करने से इसमें से एयर इक्वली हर साइड से क्या हो रही है, निकल रही है। तो प्रेशर इज इक्वली डिस्पर्स्ड अनडिमिनिश्ड एट ऑल पॉइंट्स इन ऑल डायरेक्शन। अब यहाँ देखिए सारे पॉइंट्स, सारे होल सेम पॉइंट पर ही हैं, तो प्रेशर क्या है वहाँ पर सेम है, सबका इक्वल वॉल्यूम या इक्वल फ्लो ऑफ वाटर आ रहा है। तो यहाँ पर प्रेशर क्या है, सेम है, क्योंकि हाइट सेम है। ठीक है, तो सेम प्रेशर एट दी सेम लेवल ही अप्लाई हो रहा है। आइए कुछ और जाने प्रेशर के फॉर्मूले के बारे में। ये कॉमन फॉर्मूला है, ये प्रेशर का फॉर्मूला फॉर फ्लूइड्स है। तो जब हम किसी लिक्विड में प्रेशर की बात करते हैं तो फॉर्मूला हो जाता है एच पी। ये जो पी सिंबल है ये डेंसिटी का सिंबल है। ये जो आप पी देख रहे हैं, पी जैसा, ये रो कहलाता है। ये सिंबल है एक्चुअली डेंसिटी का। ठीक है, सिंबल है डेंसिटी का। तो प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा हाइट, दिस इज डेप्थ, मतलब बात एक ही है, इनटू डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू। तो यही वो फैक्टर्स भी हैं जिस पे डिपेंड करते हैं। यही वो तीन फैक्टर्स हैं फ्लूइड पे, हाइट, डेंसिटी एंड ग्रेविटी। ये तीनों फैक्टर्स हैं जिस पे फ्लूइड पे डिपेंड करते हैं। चलिए लॉज ऑफ फ्लूइड के बारे में जाने। लॉज ऑफ फ्लूइड प्रेशर। सबसे पहला लॉ है कि कोई भी फ्लूइड, कोई भी लिक्विड के अंदर प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज करते जाएंगे। प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ। सबसे अच्छा एग्जांपल हमने देखा था, ये रहा, प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ। सबसे हाइट में है सबसे कम प्रेशर, उससे नीचे हाइट प्रेशर ज़्यादा, सबसे ज़्यादा डेप्थ आ गई तो सबसे ज़्यादा प्रेशर। इसीलिए देखो क्या होता है ना, तो ओशंस में जो डेप्थ में जो कोई जाते हैं, हाँ, जो डाइवर्स जाते हैं, वो डीप वाटर में नहीं ज़्यादा जा पाते क्योंकि बहुत ऊपर से क्या होता है, फ्लूइड का प्रेशर। नेक्स्ट, इन अ स्टेशनरी लिक्विड, मतलब जहाँ पे पानी रुका हुआ है, प्रेशर इट सेम एट ऑल पॉइंट्स। हाँ, एक लेवल पर, एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर, डेप्थ मत चेंज करिए तो प्रेशर सेम रहेगा। प्रेशर लेवल अगर सेम हुई, हाइट सेम हुई तो सेम रहेगा। तीसरा, प्रेशर इट सेम इन ऑल डायरेक्शन अबाउट अ पॉइंट। हाँ, किसी एक पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और क्या है, प्रेशर एट सेम डेप्थ इज डिफरेंट इन डिफरेंट लिक्विड्स। हाँ, इनकेस आप लिक्विड चेंज कर दीजिए, पानी का प्रेशर और मरकरी का प्रेशर, दोनों पे प्रेशर अलग अलग होगा। भले आप डेप्थ सेम रखिए दोनों की, पर प्रेशर दोनों के क्या होंगे, अलग अलग होंगे, क्योंकि लिक्विड चेंज कर दिया। उनकी डेंसिटीज अलग अलग होती है ना, इसीलिए डेंसिटी जैसी ज़्यादा हो, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, वैसे बता दूं मरकरी बहुत डेंस होता है, तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। एंड लास्ट, लिक्विड सीक्स इट्स, लिक्विड को आप कैसे भी जार में डालिए। हाँ, आप अगर लिक्विड को कप में डालेंगे तो कप का शेप ले लेगा, लिक्विड को आप अगर कप के शेप में डालेंगे तो कप का शेप ले लेगा, सॉसर के शेप में डालेंगे सॉसर का शेप ले लेगा। आप जैसा शेप दीजिए, ग्लास के शेप में दे दीजिए तो इसका शेप ले लेगा। आइए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं कि लिक्विड प्रेशर का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है और हमें क्या पता होना चाहिए। तो अगर लिक्विड प्रेशर की बात करें, फ्लूइड प्रेशर की बात करें, तो जैसे जैसे क्या होता है, डेप्थ इंक्रीज होती है तो मैंने बताया प्रेशर इंक्रीज होता है। एक तो बेसिक रूल है। दूसरा, सी वाटर की बात करें और ओशन वाटर की बात करें, सी वाटर ज़्यादा डेंस होता है। डेंस कैसे होता है ये पूछ रहे हैं। सी वाटर सॉल्टी होता है, बहुत सारे मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं, तो इसीलिए सी वाटर क्या है, ज़्यादा डेंस है, प्रेशर भी, जबकि रिवर वाटर में डेंसिटी कम। तो जिसमें डेंसिटी कम है प्रेशर भी कम। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताना आपको है। हाँ, वेयर इज इट ईजियर टू स्विम, कहाँ तैरना आसान है, सी वाटर में या रिवर वाटर। हाँ, मेरे सच्चे राइजिंग स्टार होगे तो जरूर कमेंट करोगे। आप चाहें तो आंसर यस और नो में भी दे सकते हैं, और अगर रीज़न दे देंगे तो बल्ले बल्ले।
हाँ, देन तो आप रियली आई इट विल बी ग्रेटफुल टू यू। चलिए, मैं हर एक कमेंट को पर्सनली जवाब देना पसंद करूंगा। अगर आप मेरे सच्चे राइजिंग स्टार हैं तो प्लीज़ 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 हर एक क्वेश्चन को, हाँ, रॉन्ग राइट क्या होता है भाई, कुछ नहीं होता है रॉन्ग राइट, इट्स ऑलवेज अबाउट लर्निंग। चलिए, वेट रहेगा आपके आंसर्स का मुझे। तो द वॉल ऑफ अ डैम, जरा देखिए तो इस फिगर को। अब आप देख पा रहे हैं ये डैम है। डैम क्या होता है? एक वॉल होती है जो हम बना देते हैं, एक कंक्रीट की वॉल होती है, कंक्रीट और आयरन की वॉल होती है जो हम रिवर के रास्ते में बना देते हैं, देखते रहे आप। पर आप ध्यान दीजिए कि वॉल कैसी बनाई है हमने, थिक एट दी बेस बना दी गई। तो यहाँ पर, यहाँ से जो वॉल है इतनी थिक क्यों रखी गई? यहाँ इतनी थिक वॉल है और यहाँ पे इतनी थिन है। रीज़न तो आप जान चुके कि प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ। तो जो रिवर का वाटर है पीछे देखिए यहाँ पर, तो जितनी डेप्थ होगी उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। तो डैम को विथहोल्ड करना है, पानी को रोकना है, इसीलिए क्या किया, क्यों इंक्रीज किया? तो रीज़न दे दिया कि प्रेशर ज़्यादा होता है और थिक वॉल रहेगी तो क्या करेगी, वो विथहोल्ड कर पाएगी, संभाल पाएगी, प्रेशर को बर्दाश्त कर पाएगी। वॉल थिन करोगे तो हाँ, डैम उड़ जाएगा। नेक्स्ट, जो पानी के टैंक्स होते हैं हमारे घरों में, वो कहाँ होते हैं? आपने वॉश बेसिन में फेस धोया, हाँ, या बेसिन में आप गए और पानी से हाथ धो लिया, शावर ले लिया, तो टैंक कहाँ है आपकी घर की? छत पर है आपके। हाँ, आपकी बिल्डिंग में जो छत है वहाँ से टैंक से पानी आ रहा है। तो रीज़न सिंपल है, प्रेशर वहाँ पर जब ऊंचाई पे है तो हाइट पे प्रेशर ज़्यादा है और आप कहाँ हैं? यस, आप तो नीचे हैं, इसीलिए प्रेशर वहाँ से आप तक पानी हो जा रहा है बिना किसी मोटर के। हाँ, वहाँ से सीधे नीचे चला आ रहा है। रीज़न सिंपल है, ठीक है ना। नेक्स्ट है डाइवर्स के बारे में बताया मैंने, जो सी में डाइवर्स जा रहे होते हैं स्पेशल प्रोटेक्टिव सूट पहनना पड़ता है। रीज़न सिंपल है कि ऊपर सरफेस ऑफ ओशन जो है या सरफेस ऑफ सी जो है, जितना ऊपर होगा उतना उसकी बॉडी पे प्रेशर पड़ेगा, तो उसकी बॉडी उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर, तो इसको विथस्टैंड करने के लिए, उसको बियर करने के लिए एक स्पेशल सूट। हाँ, आपने देखा होगा सी डाइवर्स को जो समुद्र में जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है साइज ऑफ बबल इनसाइड वाटर। आप जानते हैं जो लेक है, फॉर एग्जाम्पल, जरा ये देखिए लेक है, ये एक लेक है। हाँ, मैं इसका कलर ब्लू से दिखा, और ये रहा एक बबल। तो जो बबल जो लेक के सबसे डेप्थ से ओरिजिनेट कर रहा है, वो धीरे 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 और धीरे, सर ये क्या हुआ? देखिए बबल की साइज जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है इंक्रीज होती जा रही है। कैसे? क्योंकि प्रेशर एट डेप्थ बहुत ज़्यादा था, तो जो बबल है, हाँ, तो एक तरह का एयर है ना भाई, तो वो प्रेशर की वजह से क्या था, छोटा था। और जैसे जैसे ऊपर आ जाता जा रहा है प्रेशर कम होता जा रहा है और वो क्या रीज़न है कि बबल की साइज ग्रो हो रही है? रीज़न बहुत सिंपल सा है कि बॉटम ऑफ द लेक में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और जैसे जैसे मैंने कहा वो बबल ऊपर चढ़ रहा है, देखिए जैसे जैसे बबल ऊपर जा रहा है, लेक के सरफेस पे पहुंच रहा है, वैसे वैसे उसकी साइज, ठीक है, प्रेशर कम होने की वजह से। आइए पास्कल्स लॉ के बारे में जाने। मैंने बताया ब्लैस पास्कल ने इस पे बहुत रिसर्च की थी। उन्होंने एक लॉ दिया कि अगर किसी प्रेशर पे, किसी बॉडी पे प्रेशर लगाया जाए तो प्रेशर एनीवेयर इन द कन्फाइंड लिक्विड, याद रखिएगा क्योंकि हम फ्लूइड्स बात कर रहे हैं, मतलब गैसेस और लिक्विड दोनों की बात कर रहे हैं। अगर वो कन्फाइंड है, कन्फाइंड मतलब कैद है, सोचिए, इमेजिन करिए आपके पास एक फ्लास्क है, उसके अंदर पानी बंद है और ऊपर से आप क्या कर रहे हैं, एक पिस्टन से क्या कर रहे हैं, उस पानी को दबा रहे हैं। क्या लगता है? तो पूरे वॉल्स पे इक्वल अनडिमिनिश्ड प्रेशर पड़ेगा। तो यही लिखा है, तो इट ट्रांसमिट्स इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन, प्रेशर हर दिशा पे फैल जाएगा, लग जाएगा। यही है पास्कल। अब आता है एटमॉस्फेयर के प्रेशर की बात करें, जो आप और मैं हर वक्त बर्दाश्त कर रहे हैं। सर क्या बात कर रहे हैं? हाँ भाई, तुम्हारे ऊपर मैं कहूँ किसी ने बहुत सारा वेट कर रखा है, कहोगे सर मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है। सच में है, आपके ऊपर जो एयर है, और एयर तो आप जानते हैं वेट होता है। हाँ भाई, एयर में वेट का तो एक्सपेरिमेंट याद होगा ना आपको? नहीं? सोचिए एक एक बैलून है जिसमें आपने एयर नहीं भरी है, मतलब अनइन्फ्लेटेड बैलून है, और एक बैलून है जिसमें आपने एयर करके भर दी है। हो गया? अब बताइए कौन वेट ज़्यादा करेगा? एयर है।
तो इसका मतलब है एयर में वेट है ना, एयर में वेट प्रूव हो गया। तो अब आपके ऊपर भी देखिए कितनी ढेर सारी, ये तो एयर है ना अभी तो आपके तरफ, तो आपको तो दबा रही है, तो इसी का तो नाम है द वेट ऑफ द एयर कॉलम। आपके ऊपर जो वेट है इसी का नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पर सर हम लोग को तो पता नहीं चल रहा है कोई दबा रहा है हम लोग, तो क्योंकि हमारी बॉडी में हमारी इंटरनल जो प्रेशर्स हैं, का नाम है ब्लड प्रेशर, जिससे वो हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, वो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस, इसीलिए हमें पता। और वैसे भी जो प्रेशर है वो ऑल साइड से हमें पड़ रहा है, तो वो प्रेशर बैलेंस्ड हो जाए। तो द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर। हाँ, हमारी धरती चारों तरफ हवा के गोले से कैद है। हाँ, आप यहाँ से कश्मीर चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, सब जगह आपको क्या मिलेगा, एयर का एनवलप। तो ये जो एयर का एनवलप है वो लगभग 300 किलोमीटर अबव है, और इसी को हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। मैंने कहा एयर है तो एयर में वेट है, कोई भी चीज़ आपके ऊपर रख दें, इमेजिन करो आपके ऊपर कोई वजन रख दें, हाँ कुछ बुक्स रख दें, बैग रख दें आपके सर पे, तो प्रेशर, ठीक है ना, उस तरह एयर भी आपके ऊपर प्रेशर लगा रही है। तो द थ्रस्ट दैट इज फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑन द अर्थ सरफेस ड्यू टू द कॉलम ऑफ एयर। हाँ, वो जो हाइट ऑफ एयर आपके ऊपर है उसी का नाम है एटमॉस्फेयर। मैंने बता दिया, हमको पता ही नहीं चल रहा था, मुझे और आपको इसकी इतनी आदत हो चुकी है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है हमारे आसपास कितना प्रेशर है, हमारे ऊपर कितना एयर का प्रेशर है, और आपके ऊपर तो पढ़ाई का प्रेशर है। चलो उस प्रेशर को क्या करना है, किनारे कर देना है। अगर आप सच्चे मन से सर तरुण रूपानी, हाँ यस, सर तरुण रूपानी के साथ पढ़ रहे हैं, आपको वन शॉट सारे सब्जेक्ट्स के सोल्यूशन यही मिलने वाले होते हैं। चलिए समझते हैं प्रेशर का कुछ एग्जाम्पल। सोचिए कोई स्ट्रॉ से ड्रिंक पीना चाहता है। हाँ, आपने जैसे ही क्या कोल्ड ड्रिंक पीने की कोशिश की स्ट्रॉ से, तो सबसे पहले आपने क्या किया, स्ट्रॉ को कोल्ड ड्रिंक में डाला, तो सबसे पहले आपने जब सक किया तो आपने इस स्ट्रॉ के अंदर से एयर सक कर ली। अब एयर यहां पे क्या हो गई, खत्म, तो प्रेशर क्या हो गया, यस, एयर है नहीं, आपने तो एयर पी ली ना स्ट्रॉ की, तो बाहर से, यस, जो बाहर से कोल्ड ड्रिंक जो बाहर रखी थी, है ना, इस स्ट्रॉ से आपके मुंह में चले गई कोल्ड ड्रिंक, और यहां से प्रेशर क्या होगा, अब राइज होगा। ये प्रेशर क्या करेगा, कोल्ड ड्रिंक को आपके माउथ तक सक करा देगा। समझ गए ना, तो क्या हुआ, द प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ डिक्रीजेस। प्रेशर स्ट्रॉ के अंदर का कैसे डिक्रीज हो गया, क्योंकि आपने स्ट्रॉ से एयर सक कर ली। तो जब प्रेशर ही नहीं है, एयर होगी तभी तो प्रेशर होगा, एयर तो आपने सक कर ली है, तो प्रेशर रिड्यूस हो गया। कहां प्रेशर रिड्यूस हो गया, इस स्ट्रॉ के अंदर प्रेशर कम हो गया, और बाहर क्या है, हाई प्रेशर। यहां पर है लो प्रेशर। तो हमेशा प्रेशर कहां से कहां फ्लो करता है, फ्रॉम हाई टू लो, कभी भी लो से हाई प्रेशर नहीं जाता है, दिमाग में बैठा लीजिएगा बात, ऑलवेज फ्रॉम हाई टू, जो भी फ्लूइड्स होते हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो लिक्विड भरा हुआ है, यस, वो आपके स्ट्रॉ के अंदर चला जाता है, बस। इसी तरह से काम करता है एक सिरिंज। हाँ, आपने देखा होगा डॉक्टर सिरिंज में क्या करते हैं, जब प्लग को प्रेस करते हैं, जो उसके पीछे प्लंजर लगा होता है, ठीक है ना, जब उसको पीछे की तरफ खींचते हैं, तो जब पीछे की तरफ खींचते हैं तो उसमें कोई भी एयर नहीं होती है, और प्रेशर जो होता है वो बाहर से कम होता है, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं, प्लंजर की। जब, ठीक, प्लंजर देखा होगा जो दबाने वाला उसमें होता है, देखा आपने। और फिर क्या होगा, जब आप क्या करते हैं, सक करते हैं, प्लंजर को पीछे लेते हैं, तो प्रेशर लो होता है, और बाहर का प्रेशर क्या होता है, हाई। नतीजा, फ्रॉम हाई प्रेशर, दैट इज बाहर के प्रेशर से लिक्विड क्या होता है, प्लंजर के अंदर। नेक्स्ट आता है फाउंटेन पेन की बात करें। हाँ, क्या आपके पास है फाउंटेन पेन, हाँ आपके पास है फाउंटेन पेन, नहीं है, प्लीज़ अपने मम्मी पापा से पूछिएगा। हाँ, उन्होंने अपने टाइम पर फाउंटेन पेन से ही सारे अपने एग्ज़ाम्स दिए। हाँ, पहले इंक के हम लोग क्या करते थे, इंक की बॉटल्स खरीदते और फाउंटेन पेन से। आजकल तो बॉल पेन जेल पेन का ज़माना है, इंक भरने का ज़माना ही ख़त्म हो गया। तो पहले इंक भरनी पड़ती थी, फाउंटेन पेन में क्या करना पड़ता था, एक
पीछे वाले पोर्शन में एक बल्ब होता था जिसमें जो प्रेस ऑन करने पर इंक तक कर लेता था। तो कैसे फिल करते थे? इसमें भी एक सिरिंज बना होता है। तो जैसे ही क्या करते हैं, इसको प्रेस करते हैं तो लिक्विड पहले उसके अंदर से एयर बाहर चले जाती है, अर्थात प्रेशर लो हो जाता है। और जैसे ही उसको रिलीज करते हैं, उसका रबर जब रिलीज करते हैं तो क्या होता है, एयर स्क्वीज्ड इन हो जाती है। बिकॉज हाई प्रेशर है बाहर, बार बार मैं कह रहा हूँ, हाई प्रेशर है बाहर और फाउंटेन पेन के जो बल्ब है अंदर, उसमें इंक वाला बल्ब है, उसमें प्रेशर है लो। तो हाई से लो, हर बार यही होगा, हाई से लो, और लिक्विड क्या हो जाएगा, भर। आपने रबर शक्कर को देखा है? नहीं देखा है, आपके घर में होगा। आपने देखा होगा कि उसमें रबर शकर्स में यस दीवार को अटैच करने की पावर होती है, दीवार या किसी स्टिकी सरफेस, ऐसा होता है रबर शक्कर, आपने देखा होगा। तो क्यों ऐसा हो पाता है? क्योंकि जब रबर शक्कर को हम कहीं बाथरूम में या किचन में लगा सकते हैं, पर जब हम प्रेस करते हैं हार्ड, तो वो वहाँ पर से एयर को रिमूव कर देता है। कि प्रेस करने से यहाँ से एयर क्या हो जाती है, हट जाती है। जब एयर हट जाती है तो यहाँ पे क्या क्रिएट होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है। और नतीजा क्या होता है, प्रेशर होता है अंदर की तरफ लो और बाहर होता है हाई। तो नतीजा वहाँ पे स्टिक कर। आप जानते हैं जो हमारे घरों में छिपकली है, हाँ, लिजर्ड्स, वो दीवारों से गिरती क्यों नहीं है? इसी फिनोमेना पे। क्योंकि उनके जो जो हाथ होते हैं, पैर होते हैं, फुट होते हैं जो उनके, उसमें भी क्या होता है, ऐसा ही सेम रबर का स्ट्रॉ एक्शन होता है, सॉरी रबर शक्कर का एक्शन होता है। जब उन लोग क्या करते हैं, वॉल्स पे अपना पैर लगाते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वो वैक्यूम रिमूव हो जाता है और उनका पैर हाई प्रेशर की वजह से चिपक जाता है, इसलिए गिरती नहीं। साइफन सिस्टम भी ऐसे ही काम करते हैं। अगर एक टैंक को दूसरे टैंक से जोड़ दिया जाए, जिसमें एक टैंक हाई लेवल पे हो, दूसरी लो लेवल पे हो, तो पानी या लिक्विड्स को ट्रांसफ़र बहुत ईजिली किया जा सकता है। अच्छा, अगर आपको किसी ऑयल कैन से ऑयल निकालना हो, तो ऑयल कैन से ऑयल निकालना हो तो अब आप क्या करिए, एक होल मत करिए। अगर आप ऑयल कैन से ऑयल निकालना चाहते हैं तो एक होल मत करिए। एक होल करेंगे तो नहीं निकलेगा। हाँ सर, मेरे यहाँ तो निकलता है, पर मेरे कहने पे क्या करो, आप एग्जैक्टली उल्टा कर दो इसको। हाँ, इसको इन्वर्ट कर दो, तो आप देखोगे कि एयर सिंगल होल से होने की वजह से पास नहीं हो पा रही थी। नतीजा क्या हो जाएगा, ये नहीं फ्लो करेगा। पर आप अगर दो होल कर दोगे, जब दो होल कर दोगे तो एक तरफ से क्या होगा, एयर इनसाइड आएगी और एक तरफ फ्लूइड बाहर निकल आएगा और ऑयल क्या हो जाएगा। हाँ, डिपेंड करता है। कभी ट्राई नहीं किया है, ज़रा ज़रूर क्या करिएगा। हाँ, घर का ऑयल गिरा मत देना, मैं कर दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं एटमॉस्फेयर को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए बैरोमीटर। तो बैरोमीटर क्या है, एक डिवाइस है। अब बैरोमीटर तीन टाइप के हैं आपके सिलेबस में, सिंपल, क्वार्टरीन और एंड्रॉइड। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल बैरोमीटर। ये आप भी बना सकते हैं। कैसे? मैं एग्जांपल देता हूँ। एक ट्रफ ले लीजिए, एक ट्रफ ले लीजिए जिसमें मरकरी हो, यहाँ पे मरकरी हो, ट्रफ ले लिया मरकरी का, और एक 1 मीटर का, 1 मीटर लंबा क्या करिए, टेस्ट ट्यूब ले लीजिए। कितना? 1 मीटर। अब इस पूरे टेस्ट ट्यूब में क्या करिए, मरकरी भर दीजिए टॉप तक, भर दिया, और इस पर थंब लगा दीजिए, और इस थंब लगा करके इसको क्या करिए, इन्वर्ट करके इस ट्रफ में जाके इन्वर्ट कर दीजिए। कहाँ पर इन्वर्ट कर दीजिए? यहाँ पर जाके उसको इन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ से कुछ मरकरी नीचे गिरेगी, बट कुछ के बाद गिरने के बाद रुक जाएगी। तो ये हाइट जो है, यही हाइट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हाइट बताती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों? पूरा क्यों नहीं गिर जाएगा? क्योंकि यहाँ पर इस फ्लूइड्स पे प्रेशर पड़ रहा है एयर का। यहाँ पे एयर इसको दबा रही है, जिसकी वजह से इसकी हाइट क्या हो रही है, चेंज है। और यही बताता है यस बैरोमीट्रिक हाइट। तो बैरोमीट्रिक हाइट क्या बताती है? प्रेशर बताती है। और नॉर्मल प्रेशर कितना है? 0.76 मीटर। अगर आप सेंटीमीटर में बोलना चाहते हैं तो 76 सेंटीमीटर बोल, या मिलीमीटर में कर दीजिए। तो मरकरी से निकाला गया। सबसे पहले इसको टॉर्सली नाम के एक महान साइंटिस्ट ने बनाया था। तो इसको कई बार यस टॉर्सली बैरोमीटर, सिंपल बैरोमीटर कहते हैं। अच्छा,
क्या हो अगर इस बैरोमीटर में यहाँ पर वैक्यूम ना हो तो? वैक्यूम है यहाँ पर, तभी ये काम कर रहा है, ठीक है। पर अगर वैक्यूम नहीं हुआ यहाँ पर तो वैक्यूम ना होने पे यहाँ पर जो अगर कोई वाटर चला गया या मॉइस्चर चला गया तो उसकी वजह से क्या होगा, अनड्यू प्रेशर पड़ेगा इस पर, तो इसकी हाइट मेंटेन नहीं हो पाएगी, ये नीचे चला जाएगा। हम ऐसे बैरोमीटर को कहेंगे फॉल्टी बैरोमीटर, क्योंकि उसकी हाइट अब क्या हो जाएगी, सही एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं बताएगी। और बैरोमीटर किस पे डिपेंड करता है हाइट, तो बेसिकली हाइट डिपेंड करती है एटमॉस्फेयर। क्या शेप ऑफ द बैरोमीटर, यस, अगर टिल्टेड कर दें तो क्या होगा, चौड़ा कर दें तो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक हाइट चेंज हो जाएगी? जवाब है नहीं। शेप पे, एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ये एक मर्करी बैरोमीटर है जो हम आपको दिखा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ से मर्करी की लेवल मेंटेन है, ये इस हाइट को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हाइट, ठीक है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। इस मर्करी बैरोमीटर के बारे में हमने यूज़ किया है मर्करी। सुना रहे मर्करी क्यों यूज़ किया है? अल्कोहल यूज़ कर लेते, वाटर यूज़ कर लेते। आइए मर्करी को बताते हैं कि क्यों यूज़ करते। क्योंकि मर्करी इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि मर्करी की डेंसिटी बहुत हाई है, यस बहुत हाई है, 13.6 इंटू 10⁻³ ओ या पावर 3 है ये, 10⁻³ में चले जाएगा, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जो कि बहुत हाई होती है। और क्या खास बात है, इस पर कोई वेपर प्रेशर भी नहीं है। इसका मतलब मरकरी का जो प्रेशर है, अगर वेपर होता, प्रेशर होता तो ये फॉल्टी हो जाता, तो काम नहीं करता। इसमें वेपर प्रेशर भी नहीं है, मरकरी ग्लास पे चिपकती भी नहीं है, और न तो ग्लास को गीला करती है, हाँ पानी गीला कर देता है। और सबसे अच्छा चीज़ है मरकरी शाइनी है, ओपेक है, क्लियरली विजिबल है। मरकरी आपने देखा है कि नहीं? हाँ, थर्मामीटर में देखा होगा आपने। और लास्ट में मरकरी को प्योर स्टेट में भी पाया जा सकता है, मरकरी इज अवेलेबल इन प्योर। अब आता है कि पानी यूज़ कर लेते हैं सर, तो महंगी है, पर पानी की कुछ बुराइयां हैं। पानी को बैरोमीटर में एज अ लिक्विड नहीं यूज़ कर सकते। क्या सबसे बड़ी बुराई है? पानी की डेंसिटी बहुत लो है। इस डेंसिटी लो के चक्कर में क्या करना पड़ेगा, पानी 10.4 मीटर, बाप रे, जितना बड़ा आपका फ्लैट है, ये जो आपकी छत है उसका डबल कर लीजिए। मतलब आप सेकंड फ्लोर के क्या करेंगे कि जितना लंबा एक ट्यूब रखेंगे, 2 फ्लोर जितना लंबा, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर समझ लीजिए, उतना फ्लोर लंबा अगर ट्यूब रखेंगे तब जाके वाटर का बैरोमीटर बन पाएगा, क्योंकि हाइट चाहिए 10.4 मीटर की, ठीक है ना। बहुत बल्कि हो जाएगा, इसको कहीं ले जाना ले आना बड़ा मुश्किल, ठीक है ना। तो ये बहुत फिजिबल नहीं है ये वाला बैरोमीटर, और इसकी खुद का वेपर प्रेशर बहुत हाई है। इसका मतलब है इसकी जो हाइट है बैरोमीटर की वो प्रॉपर मेंटेन नहीं रही। और मरकरी की स्टिक न करने की प्रॉपर्टी है, जबकि पानी क्या करता है, खुद ही स्टिकी होता है। हाँ, कोहेशन की प्रॉपर्टी आपको याद होगा, पानी में कोहेशन एंड एडेशन की प्रॉपर्टी। नतीजा क्या हो जाएगा, इट स्टिक्स टू द ग्लास, वेट द ग्लास। एक और समस्या है, पानी ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है तो विजिबिलिटी में थोड़ी दिक्कत। आइए, अभी तक तो हमने जो जाना, सिंपल बैरोमीटर बनाया टॉर्सली जी ने, मरकरी से बना दिया। मैंने कहा था कितना आसान है, आप भी बना सकते हैं, ठीक है। बस 1 मीटर का आपको टेस्ट ट्यूब लेना है, या आप जार लेना है, और प्लस एक ट्रफ विथ मरकरी लेना है, बना देंगे। अब मरकरी बैरोमीटर जो सिंपल बैरोमीटर है, उसमें सबसे बड़ी बुराई है कि वो खुला है चारों तरफ से। सोचिए, पानी, वाटर, मॉइस्चर और कितनी सारी चीज़ें हैं जो उसमें अंदर जा सकती, तो ओपननेस होने से उसकी सेफ्टी नहीं है। और क्या है, ट्रफ ओपन है, इसीलिए मैंने कहा खराब होने का, इम्प्योर होने का। और समस्या क्या है, इसको कैरी करना वन प्लेस से अनदर। क्या ये पोर्टेबल है? पोर्टेबल मतलब क्या ये ट्रांसफरेबल है? हाँ भाई, आपको कहीं नानी घर जब 1 मीटर ले जाओ, पगला जाओगे, कहोगे इतना बड़ा, इतना भारी। हाँ भाई, 1 मीटर है ना, नहीं ले जा पाओगे। और दूसरा है, इसमें स्केल नहीं है जिससे मेजर करना। इसका सोल्यूशन दे दिया फॉर्टेन ने। हाँ, एक साइंटिस्ट का नाम है जिनके नाम से बैरोमीटर बनाया गया। उसी मरकरी बैरोमीटर को उन्होंने क्या कर दिया, सब तरह से कवर कर दिया। देखिए, मरकरी को एक लेदर कप में रख दिया, तो मरकरी को अब आप इसकी हाइट इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें स्केल लगा दी, वर्नियर स्केल लगा दी, यहाँ पे थर्मामीटर भी लगा दिया, तो मरकरी की हाइट को भी मेजर कर सकते। तो सारी बुराइयाँ, जितने भी यहाँ पे बुराई लिखी थी यहाँ पर,
की प्रोटेक्शन नहीं है, देखिए बंद है चारों तरफ से, ठीक है ना। तो अब मरकरी की प्रोटेक्शन भी हो गई। तो जो जो बुराइयां लिखी थी अब इसको कैरी करना भी आसान है। देखिए यहाँ से हुक में लगा के आप कहीं भी कैरी करके ले जाइए। तो इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सिंपल बैरोमीटर और लेबोरेटरी में आपको मिल सकता है। आपकी स्कूल के लेबोरेटरी में आएँ, प्लीज़ ज़रूर देखिए। हाँ, आपके स्कूल की लेबोरेटरी में कह रहा हूँ। और अब आता है एंड्रॉयड बैरोमीटर। ये बैरोमीटर में कोई लिक्विड होता ही नहीं, ये लिक्विड पे काम ही नहीं करता। ये एक तरह का लाइट पोर्टेबल बैरोमीटर है और इट कैन बी ईजिली कैलिब्रेटेड, कहीं भी ले जा सकते हैं, कैरिड कर सकते हैं। इसमें जो मार्किंग है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता रहा है, देखिए डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता रहा है। इसमें कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की ज़रूरत। आइए अगले टाइप के यूजेस ऑफ बैरोमीटर के बारे में आते हैं। तो बैरोमीटर किसी काम आता है, बहुत काम आता है। हाँ, बहुत काम आता है। बैरोमीटर से आप एटमॉस्फेयर के प्रेशर नापते हैं, ये तो आपने बेसिक रूल पढ़ा था, ये तो यूज़ पढ़ा था। बैरोमीटर से वेदर के बारे में बता सकते हैं। नहीं यकीन है, अभी मैं बताऊंगा कैसे बता सकते हैं कि कल क्या होने वाला है, आने वाले दिनों में क्या। ये बैरोमीटर बता देगा, इतना कमाल का डिवाइस है। और इवन हाइट भी बताता है। कैसे, आइए एक एक करके जाने। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाइट का क्या रिलेशन है? तो हम लोग बेसिक रूल जानते हैं कि जैसे 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 आप ऊपर जाएंगे, हाँ जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे क्या होगा, हाइट डिक्रीज होगी। मालूम है कि नहीं आपको, हाइट डिक्रीजेज एज वी गो अप। मालूम है, जो लोग फ्लाइट में जा रहे होते हैं तो उनको कहा जाता है कि प्लीज़ डू नॉट कैरी फाउंटेन पेन्स। आप पॉकेट्स में फाउंटेन पेन है तो निकाल दीजिए, क्योंकि उसकी इंक बाहर गिर जाएगी। सर वो कैसे गिर जाएगी? क्योंकि जब पहाड़ पे या ऊंचाई पर, जैसे कि मैंने कहा प्लेन्स में आप बैठे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हाइयर वी गो थिनर इज द एयर। तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है, एयर ही कम है ना वहाँ पर। तो जब एयर का प्रेशर कम है और जो पेन में, यस फाउंटेन पेन में जो इंक भरी गई थी वो अंडर प्रेशर भरी गई। हाँ, जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में भरी गई थी ना, तो अंडर प्रेशर भरी गई थी, तो उसका प्रेशर इंक का अंदर ज़्यादा है और बाहर का प्रेशर क्या हो गया, लो। तो हाई टू लो, इंक अंदर है हाई प्रेशर में, वो बाहर चल जाएगी, बह जाएगी पूरी, लीक कर जाएगी। हाँ, आपका कपड़ा पूरा ख़राब कर देगी। इसलिए कहा जाता है फ्लाइट में पैसेंजर्स को कि प्लीज़ डू नॉट कैरी एनी फाउंटेन पेन। चलिए, तो प्रेशर डिक्रीजेस करती है विद एल्टीट्यूड, आप जानते ही हैं, रीज़न मिल गया आपको। और एयर की डेंसिटी कम होती है और कॉलम ऑफ द एयर भी ऊपर से रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, रीज़न मैंने दे दिया। ऊपर जाने वाले लोगों को, जो पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं, माउंटेनियर्स होते हैं, वो साथ में एक ऑक्सीजन टैंक या ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं, क्योंकि ऊपर एयर रेयरिफाइड है, एयर का प्रेशर कम है। और फाउंटेन पेन तो मैंने, आइए कैसे जाने कि बैरोमीटर फोरकास्टिंग मदद करता है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिससे पता चल जाए। जैसे अगर बैरोमीटर की हाइट अचानक गिर गई, हमने बताया था हाइट है 76 सेंटीमीटर, तो अगर हाइट अचानक गिर गई 50 आ गई, तो समझ जाओ कि एक भयंकर तूफान आने वाला है, एक साइक्लोन आने वाला है, एक चक्रवाती हवा आने वाली। और अगर बैरोमीटर की हाइट ग्रेजुअली फॉलो, धीरे फॉलो, 76 है, हाइट फॉलो करके 75 हो गई है, फिर 74 हो गई है, तो हाइट गिर रही है, तो जब बारिश है, ठीक है। और अगर हाइट 76 से 78 हो गई, 79 हो गई, तो समझ जाइए कि ड्राई वेदर है, बारिश का उल्टा ड्राई वेदर। और अगर सडनली हाइट क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी अचानक, तो समझ जाइए कि एक्सट्रीम ड्राई वेदर है, फेमाइन जैसे हम लोग कहते हैं ना, तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और अगर कोई चेंज ही नहीं हो रहा बैरोमीटर में, तो समझ जाइए वेदर भी चेंज नहीं होगा। और क्या है भाई, बैरोमीटर में चेंज नहीं, वेदर में भी चेंज नहीं, कल भी मौसम वैसा ही रहेगा, है ना। मौसम का पूर्वानुमान टीवी में आ जाता है ना, इसी को देख के आ जाता है। आइए एल्टीमीटर के बारे में जाना है। हाँ, ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो एरोप्लेन्स में लगा होता है, हेलीकॉप्टर्स में लगा होता है। वहाँ क्या करता है, अरे भाई उनको पता करना होता है हम कितनी ऊंचाई में उड़ रहे हैं, तो हाइट बताता है। एक्चुअली में ये कोई और नहीं है बल्कि ये एंड्रॉइड बैरोमीटर है, समझ गया ना। ये कोई हाइट मेजर नहीं करता है, बेसिकली ये एंड्रॉइड बैरोमीटर है। और क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे प्रेशर रिड्यूस होता जाएगा, तो उस रिड्यूस प्रेशर की मदद से वो क्या बता पाता है, प्लेसेस की हाइट अबव द सी लेवल बता पाता है। बस यही काम करता है एल्टीमीटर। तो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने ये सारा चैप्टर
आपको वन शॉट में फिनिश करा दिया। अगर आप मेरे सच्चे राइजिंग स्टार हैं तो सारे क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए और आपसे जो पूछा उसका ज़रूर कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। और एक रिक्वेस्ट करूंगा, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को भी प्लीज़ इसको शेयर करो, क्योंकि आईसीएससी क्लास 9 के राइजिंग स्टार यस आप हैं। और अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो सोचिए और कंटेंट कैसे बनाऊंगा। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ कि आप अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को सबको ये शेयर कर देंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। बाय फ्रॉम नाउ।